गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग अब ब्लॉग पढ़ रहे थे ना। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हम लोग अब ब्लॉग पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया है कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, राइट। कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, एमिशन स्पेक्ट्रम भी देख लिया था। आप जी सुमित सर क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो वहां पे आपको, राधे राधे भैया, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन होगी, राइट। सुमित सर क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको उसको ओपन करेंगे तो आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे वहां पे, ठीक है जी। तो हम लोग जो है कलर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कंप्लीट कर चुके थे। एमिशन हम लोगों ने पढ़ लिया था, एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था, ब्रॉड पीक आएगी, शार्प पीक आएगी, सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ लैंथोनाइड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान से सुनना, सब कुछ आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आएगा, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी एग्जाम के करवा दूंगा, तो आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा उससे, ठीक। तो हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ लैंथोनाइड्स, complex formation tendency of lanthanoids, राइट। तो थोड़ा सा पहले आपको इसका कुछ बेसिक या इसका कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, जिससे आप कोरिलेट कर पाओ इजीली, ठीक, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी के बारे में। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अब ध्यान से सुनो, एक एक पॉइंट आप समझते जाओ, सब कुछ आपको याद होता जाएगा अभी के भी, ठीक है। देखो, मैं आपसे पूछूं कि लैंथोनाइड का साइज क्या होता है, लैंथोनाइड का साइज क्या होता है, स्मॉल या लार्ज। नमस्ते भैया, खुश रहो खुश रहो। लैंथोनाइड लार्ज साइज मेटल है या स्मॉल साइज मेटल है, क्या बोलोगे आप। लैंथोनाइड का साइज क्या होता है, लार्ज। अगर लार्ज साइज मेटल होगा इसका मतलब इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी क्या होगी, वो लो। इसके लिए मतलब क्या होगा, लो आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। अब एक चीज और समझो, देखो, अगर लैंथोनाइड लार्ज साइज का है, ध्यान सुनना, लार्ज साइज का है, तो आपको पता है लैंथोनाइड तो मेटल होते हैं ना। मेटल किस फॉर्म में होते हैं, मेटल होते हैं मेटल कटायन और फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, ऐसे। देखो, दो चीजें मैं लिख रहा हूं, आप बस ध्यान से सुनो। साइज लार्ज है, इसका मतलब इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। दोनों चीज उसमें कोरिलेट करके बताऊंगा आपको। दूसरा देखो, लार्ज साइज होने से एक चीज और तो होगा कि जो आपका जो लैंथोनाइड होता है किस फॉर्म में होता है, वो लैंथोनाइड्स है मेटल, मेटल किस फॉर्म में होते हैं, मेटल कटायन और फ्री इलेक्ट्रॉन। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, मेटल का इलेक्ट्रॉन सी मॉडल पढ़ा होगा, जिसमें वो बोलता है कि उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो मेटल होगा हमारा मेटल कटायन और फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा। तो ऐसे लैंथोनाइड फ्री इलेक्ट्रॉन, फिर लैंथोनाइड फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे। और इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इसी को क्या बोलते हो आप, इसी को बोलते हो आप मेटालिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हो आप, मेटालिक बॉन्डिंग, राइट। भाई मेटल कटायन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, यहाँ इसको ये होल्ड करके रखेगा, ये इसको होल्ड करके रखेगा, इधर वाला जो है इधर इंटरेक्शन करेगा, इसी को तो आप मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हो। भाई मेटल जो कटायन होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा, ये मेटल कटायन इस फ्री इलेक्ट्रॉन से, अगला मेटल कटायन इससे, ये दोनों नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक साथ ये बने रहते हैं। इस तरह की बॉन्डिंग को क्या बोलते हो आप, मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हो, राइट। अब ध्यान से सुनो, चलो यहां से कोरिलेट करते हैं। पहले ये बताओ, अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकाल देगा। अगर अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकालेगा तो क्या होगा, ये लेस रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव, बताओ। इसको सोच के बताओ आपकी, अगर मैं यहां से, हमें पता है कि लार्ज साइज का मेटल है, लो आयनाइजेशन एनर्जी है, तो लैंथोनाइड क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा या मोर रिएक्टिव होगा, क्या होगा ये, सब लोग लिखो। लैंथोनाइड्स क्या होगा, मोर रिएक्टिव। तो इसका मतलब यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या है ये, मोर रिएक्टिव है। ये बात क्लियर हुई ना, जो लैंथोनाइड्स है क्या है, वो मोर रिएक्टिव मेटल्स है। यहां देखो, ये मेटेलिक बॉन्डिंग को ध्यान से देखो जरा, आपके मेटल का साइज क्या है, लार्जर। अगर लार्ज साइज होगा तो इसका मतलब जो ये मेटेलिक बॉन्डिंग होगी,
भाई जितना बड़ा साइज होगा कटायन का उस पे न्यूक्लियर फोर्स उतना ही कम। न्यूक्लियर फोर्स जितना कम होगा इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन उतना क्या होगा, कम होगा। मतलब मेटल कटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि आपके कटायन का साइज क्या है, लार्जर है। अगर मेटल कटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी या ज्यादा होगी? बोलो। अगर मैं बोलूं ये बड़ा साइज का है तो ये जो इनके बीच में इंटरेक्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा या वीक इंटरेक्शन होगा? जो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी या वीकर? सब लोग बताओ। वीकर होगी ना, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उतना कम न्यूक्लियर फोर्स, जितना कम न्यूक्लियर फोर्स उतना ही लेस क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो मेटेलिक बॉन्डिंग है कैसी होगी, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। अच्छा, अगर वीक बॉन्डिंग होगी तो ये मेटल कैसे होंगे, सॉफ्ट मेटल होंगे या हार्ड मेटल होंगे? भाई एक मेटल कटायन फ्री इलेक्ट्रॉन, फिर मेटल कटायन फ्री इलेक्ट्रॉन, फिर मेटल कटायन फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में जो फोर्स है क्या है, वो वीक फोर्स है। तो ये सॉफ्ट होगा कि हार्ड होगा? अगर टच करोगे तो क्या लगेगा आपको, कैसा लगेगा, सॉफ्ट मेटल लगेगा या हार्ड मेटल लगेगा? सॉफ्ट मेटल। जैसे सोडियम देखे हो, सोडियम लैब में देखे होगे आप, उसको आप चाकू से काट सकते हो ना, वहां भी मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होती है क्योंकि वहां +1 चार्ज है और साइज क्या है, लार्जर। सेम उसी तरह का बिहेवियर लेंथोनाइट्स में है। यहाँ भी मेटेलिक बॉन्डिंग वीक है बिकॉज ऑफ लार्जर साइज। तो वीक मेटेलिक बॉन्डिंग हो जाए से ये लोग कैसे होते हैं, सॉफ्ट मेटल। तो यहां से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं ना कि लेंथोनाइट्स जो है वो रिएक्टिव मेटल्स हैं। और कैसे मेटल हैं, सॉफ्ट, हार्ड मेटल नहीं है। सॉफ्ट मतलब टच करने में, फिजिकल अपीयरेंस की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। सॉफ्ट का मतलब फिजिकल अपीयरेंस की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। छूने पे सॉफ्ट लगेगा, समझ गए। चलो, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से, एक, देखो ये इसलिए जानना जरूरी कि आगे भी जो प्रॉपर्टीज में लिखूंगा यहीं से कोरिलेट होगी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं लेंथोनाइट्स आर highly reactive and soft metal। ठीक है। अब चलो यहां से आते, देखो अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो आप क्या करेगा, ये जैसे आपने पढ़ा होगा जो एस ब्लॉक के मेटल्स हैं, चाहे वो आप बात कर लो एल्कली मेटल्स की, चाहे आप बात कर लो एल्कलाइन अर्थ मेटल की, ये लोग क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव। क्यों? लार्ज साइज होता है, लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। लेंथोनाइट के साथ भी सेम वही चीज है, ये भी क्या है, हाईली रिएक्टिव बिकॉज ऑफ लार्ज साइज, और जिसकी वजह से क्या होती है, लो आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये भी क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है। यहां लिखते हैं लेंथोनाइट्स वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा ये, LnOH थ्राइस प्लस 3H2O। राइट, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लेंथनम ने क्या किया, लेंथोनाइट से, राइट, इसने क्या किया, रिएक्शन क्या क्या निकाल दिया यहाँ से, हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान रखना, जैसे एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, सेम उसी तरह से लेंथोनाइट्स भी वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस। ये एक तरह से इनको बताता है कि ये लोग क्या है, हाईली रिएक्टिव। ठीक है, तो क्या बनाएंगे इधर, इधर हाइड्रोक्साइड बनेगा, इधर क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक, एक प्रॉपर्टी और आप जानते हो, जो हमारे पास एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स में जो लिथियम होता है वो नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल में जो है बाकी सारे लोग नाइट्रोजन से रिएक्शन करते हैं, एल्कली मेटल में लिथियम करता है, बाकी लोग डायरेक्टली नहीं करते। राइट, लेंथोनाइट्स में क्या होता है, ये भी उसी तरह का बिहेवियर शो करते हैं। क्या करते हैं, लेंथोनाइट्स रिएक्ट्स विद, देखो वाटर के साथ क्या देंगे, हाइड्रोजन, और देखो दूसरी प्रॉपर्टी, लेंथोनाइट्स reacts with N2 to form LNN। मतलब ये लोग नाइट्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, लेंथेनम नाइट्राइड, Ln प्लस N2, यहाँ पे हीट कर देना है हमें। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, LNN। अगर इसकी आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो देखो
इसको अगर डिसोसिएट करो तो क्या आएगा, Ln3 प्लस N3 माइनस, यहाँ 3 पॉजिटिव यहाँ 3 नेगेटिव है, तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा भाई, वाटर में 2 पार्ट होता है, H प्लस OH माइनस, इसके साथ जुड़ जाएगा OH, तो क्या बनेगा LnOH थ्राइस, प्लस इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या बन जाएगा NH3। पीजीटी के लिए भैया, पीजीटी, टीजीटी के लिए नहीं है। तो एक रिएक्टिविटी की प्रॉपर्टी ये है, दूसरी ये है, तो दोनों ध्यान रखना कि वाटर के साथ क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस, जैसे कौन करता है, एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल। जैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल N2 के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाता है, जैसे एल्कली मेटल्स में लिथियम N2 के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाता है, उसी तरह से लैंथोनाइड्स भी डाई नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनाते हैं, लैंथनम नाइट्राइड, जिसकी आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या मिलेगा, लैंथनम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। रटना नहीं है इसे, इधर देख लो, इस पे 3 चार्जेस पे 3 माइनस है, 3 प्लस होगा तो 3 OH माइनस जोड़ दो, 3 माइनस होगा तो 3 H प्लस जोड़ दो, बन जाएगा ना, ये याद थोड़ी करना इसे, ठीक है। ये जो मैं आपको लिख रहा हूं, इनकी रिएक्टिविटी के रिस्पेक्ट में आपको बता रहा हूं, नहीं तो आप जानते हो कि नाइट्रोजन जनरली रिएक्शन नहीं करता है, नाइट्रोजन इनर्ट होता है ना, नाइट्रोजन जनरली रिएक्शन कहां करता है, अगर नाइट्रोजन रिएक्शन करता तो नाइट्रोजन को इनर्ट एटमॉस्फेयर में क्यों यूज करते हैं, या किसी भी रिएक्शन में इनर्ट एटमॉस्फेयर जब क्रिएट किया जाता है तो आपने देखा होगा कॉमनली, या सुना होगा आपने कि वहां पर नाइट्रोजन का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, या फिर वहां नोबल गैसेस का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। नाइट्रोजन बहुत कॉमन है फॉर क्रिएटिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर, लेकिन लैंथनम जो होता है, लैंथोनाइड्स, वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, वो नाइट्रोजन से रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस कब समझ में आएगी, आप सोचो खुद से, नाइट्रोजन हाईली इनर्ट है, ये जनरली रिएक्शन नहीं करता किसी से, लेकिन ये लोग लैंथोनाइड्स जो है ये नाइट्रोजन से रिएक्शन करे, इसका मतलब लैंथोनाइड्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, N2 भले नहीं है लेकिन ये लोग हैं तो रिएक्शन कर लेते हैं, हाँ हालांकि थोड़ा हीट करना पड़ता है हमें। इसका इंपॉर्टेंस क्या है रिएक्शन का, अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ कि अगर आपको लैंथोनाइड्स की रिएक्शन करवानी है तो क्या आप इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं, बोलो। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें लैंथोनाइड्स की रिएक्शन करवानी है और हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, तो क्या उसके लिए डाई नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं हम? अगर मैं आपसे पूछूं कि लैंथोनाइड्स की रिएक्शन हमें करवानी है और हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, यूज कर सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन कर लेता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, एक दो एग्जाम में पूछा गया है ये, तो यहां मैं लिख देता हूं, N2 कैन नॉट बी यूज्ड, N2 कैन नॉट बी यूज्ड for creating inert atmosphere for lanthanide ठीक है। और कुछ रिएक्शन देखते हैं। लैंथोनाइड जो होता है वो कार्बन से भी रिएक्शन करता है, या ऐसे बोल सकते हो ग्रेफाइट से भी रिएक्शन करता है, राइट। कार्बन का एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, राइट, तो ये उससे भी रिएक्शन करेगा। लैंथोनाइड्स ऑन रिएक्शन विद कार्बन, ध्यान सुनना, फॉर्म LnC2 Ln4C3 type compounds, LnC2 and Ln4C3 type compounds, राइट। अब इंपॉर्टेंस समझो इसका, इसको लेते हैं, देखो Ln4C3, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको हमें ब्रेक करना है, हाँ बिल्कुल बेटा, क्योंकि वो नाइट्रोजन से रिएक्शन कर लेते हैं इसलिए हमको इसको यूज नहीं कर सकते। यहाँ देखो, अगर मैं आपसे बोलूं इसको ब्रेक करना, तो आपको पता है लैंथनम पे कितना चार्ज होता है, +3, तो जाएगा 4 Ln3 प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा भाई, इधर 12 हो गया पॉजिटिव, इसका मतलब 3 कार्बन पे 12 नेगेटिव होगा, तो क्या लिखेंगे 3C4 माइनस, ऐसे लिखेंगे इसको, बताओ। अगर इसको आप डिसोसिएट करोगे तो ऐसे लिखोगे भाई, लैंथनम पे +3 होता है ना, तो 4 Ln3 प्लस हो गया, तो टोटल हो गया 12 पॉजिटिव, तो 12 नेगेटिव होगा ना, तो 3 कार्बन पे 12 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि एक कार्बन पे 4 नेगेटिव। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कराओ आप, हाइड्रोलिसिस इंपॉर्टेंट ये है, तो आपको पता है हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, OH पे पार्शियल नेगेटिव, तो देखो हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा कार्बन के साथ,
OH किसके साथ जाएगा, इसके साथ, तो क्या बनेगा 4 LnOH थ्राइस प्लस एक कार्बन पे 4 नेगेटिव है तो 4 हाइड्रोजन जोड़ दो 3CH4, क्या बन रहा है आपका मीथेन, राइट। तो जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कौन सी गैस मिलती है आपको, मीथेन गैस मिलती है। इंपॉर्टेंट ये है, राइट। जैसे आप AlCl4 आपने पढ़ा होगा, Al4C3, इसका भी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनता है 4Al3 प्लस 3C4 माइनस, यहाँ पर HOH, ये आपने पढ़ा होगा 12वें में भी, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 4AlOH थ्राइस प्लस 3CH4। तो जो लैंथनम का ये कार्बाइड है, ये वाला Ln4C3, ये क्या देता है, मीथेन गैस जनरेट करता है, ठीक है। जैसे इसका मतलब आप मीथेन बना सकते हो इससे, जैसे आप Al4C3 से मीथेन बना सकते हो, उसी तरह से लैंथनम कार्बाइड से भी क्या बना सकते हो आप, मीथेन। इसलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। तो इसमें जो दोनों कंपाउंड बनते हैं ना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं, LnC2, LnC2 में देखो, देखो अगर हमारा Ln जो है EU हुआ YB हुआ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Ln2 प्लस C2 2 माइनस, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये लोग क्या शो करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर आप बाकी लेंथोनाइट्स लोगे, जैसे मान लो आप यहाँ पे क्या ले लेते हो, यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं गैडोलिनियम, मान लो हमारा Ln हमारा क्या है गैडोलिनियम, ये हमारा क्या है Lu, देन क्या होगा, ये लोग +3 में, ये लोग +2 में तो होते नहीं, +3 में होते हैं, तो क्या लिखोगे यहाँ पर Ln3 प्लस C2 2 माइनस फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखना। ये दिख रहा है ना आपको, यहां से क्या देखो, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है, राइट, और यहाँ पर क्या होगा 2 पॉजिटिव, लेकिन इस पे 2 पॉजिटिव तभी लिखना जब वो लेंथोनाइट यहाँ पे होगा जो +2 शो करता है। मैंने आपको पढ़ा कौन कौन से लेंथोनाइट +2 शो करते हैं, मेनली यूरोपियम और YB। इसके अलावा जो ज्यादातर लेंथोनाइट्स होते हैं, गैडोलिनियम ले लो, ल्यूटीशियम ले लो, HO ले लो, राइट, नियोडाइमियम ले लो, वो लोग मेनली क्या शो करते हैं +3। तो अगर यहाँ पर Ln की जगह पे EU YB है तो इसको आप ऐसे लिखोगे, लेकिन अगर यहाँ पर GD है, LU है, HO है, DY है, ये सब है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि इनके केसेस में लेंथोनाइट +2 नहीं होता, क्या होता है +3। बताओ ये बात समझ में आ रही है, बोलो, ये बात समझ में आ रही है कि अगर वो लेंथोनाइट्स हो, LnC2 ध्यान से सुनो, LnC2 में अगर वो लेंथोनाइट्स होगा जो +2 को शो करता है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लिखोगे Ln2 प्लस C2 2 माइनस। लेकिन अगर हमें यहाँ पर वो लेंथोनाइट होगा जो +2 नहीं शो करता, तो लेंथोनाइट की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है +3, यहाँ लिखोगे Ln3 प्लस C2 2 माइनस। अब देखो इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, इसके पास 2 ही तो गया है ना, तो एक क्या होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। और जब सिस्टम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन दिखे तो जान लेना वो क्या, किस तरह काम करेगा, मेटेलिक कंडक्टर, किस तरह काम करेगा, मेटेलिक कंडक्टर। तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि अगर आपसे पूछे कि बताओ GdC2 क्या है ये, तो बोल देना क्या है ये, मेटेलिक कंडक्टर है, क्योंकि इसके पास क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन। जिसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो मेटेलिक कंडक्टर की तरह काम कर सकता है, समझ गए। तो ये लोग, इनमें बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी होती है, बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी शो करते हैं बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन। ये लोग नहीं शो करते कंडक्टिविटी, समझ में आ रहा है। तो आपसे ऐसे ऑप्शन में पूछ सकता है, 4 आपको कार्बाइड दे देगा, पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा कार्बाइड है जो मेटेलिक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो आप ध्यान रखना, वो कार्बाइड जहां पर लेंथोनाइट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो किस तरह बिहेव करेगा, मेटेलिक कंडक्टर की तरह, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, देखो भाई, ये ध्यान रहेगा, अगर +2 वाला है यहाँ पर यूरोपियम YB है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये नहीं है, ये लोग हैं, तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन जरूर लिखना, क्योंकि ये लोग +2 नहीं शो करते, क्या शो करते हैं लोग +3।
तो एक तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना एक्स्ट्रा, वो फ्री में घूमता रहता है, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, मेटेलिक कंडक्टिविटी, या ये लोग किस तरह बिहेव करते हैं, मेटेलिक कंडक्टर। ये बात सबको क्लियर है? आपसे मैं अगर एक क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में मान लो पूछ ले, ऐसे देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है ऐसे, which of the following carbide show metallic conductivity देखो ऑप्शन में क्या क्या देगा, कैल्शियम कार्बाइड आपने पढ़ा होगा ना, Be2C ये भी आपने पढ़ा होगा, Al4C3 आपने ये भी पढ़ा होगा, और यहां लिख दे NdC2। आपसे बोले बताओ इनमें से कौन है जो मेटेलिक कंडक्टिविटी शो करेगा, तो ये देखो, ये तो आपका क्या है, ये सिंपल क्या हो जाएगा, Ca2 प्लस C2 माइनस, फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, ये है क्या, बेरिलियम 2 प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, C4 माइनस, फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, ये एल्युमिनियम है, यहाँ क्या लिखोगे 3Al, सॉरी यहाँ लिखोगे 4, अभी हमने लिखा था 4Al3 प्लस 3C4 माइनस, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, यहां देखो नियोडाइमियम, ये लेंथोनाइड है, नियोडाइमियम +2 में नहीं होता, नियोडाइमियम में क्या होता है, +3 C2 2 माइनस, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये है मेटेलिक कंडक्टर, ये लोग मेटेलिक कंडक्टर नहीं है। तो जब भी ऐसा सवाल पूछे ना, तो आप पहले दिमाग लेंथोनाइड पे ले जाना, ठीक है। देखो ये एस ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये क्या है आपका लेंथोनाइड, कर लोगे ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, कार्बाइड्स में डिफरेंशिएट, कुछ रटना नहीं है आपको, बस आपको, मैं तो पहले आपको पढ़ा चुका हूं कि कॉमन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दो लोग मेनली फॉलो करते हैं, यूरोपियम और वाईबी, रीजन भी मैंने आपको समझाया था क्यों ऐसा करते हैं, बाकी लोग भी हैं लेकिन मेनली वही दो लोग के बारे में। तो अगर ऐसा कुछ आएगा तो आप ऐसे कर लेना। एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसकी हाइड्रोलिसिस, देखो अब समझो, लिखना मत, कैल्शियम कार्बाइड के बारे में आपने बचपन में पढ़ा होगा, एसिटिलीन बनाई जाती है इससे, पढ़ा है ना हम लोगों ने, CaC2 के बारे में, लेबोरेटरी मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ एसिटिलीन गैस। अब देखो यहाँ पर हम क्या ऐड करते हैं, HOH, यहाँ पे पार्शियल प्लस, यहाँ पे पार्शियल माइनस, इसको ब्रेक करेंगे, Ca2 प्लस है, C2 2 माइनस है, और थोड़ा सा सही लिखते हैं, Ca2 प्लस C2 2 माइनस का मतलब ऐसे। अब OH माइनस किससे जोड़ दो, कैल्शियम से, तो क्या बन जाएगा, CaOH ट्वाइस, और एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दो, क्या बन जाएगा, C2H2, क्या बन गया, एसिटिलीन गैस। ये आप लोगों ने पढ़ा है ना, पढ़ा नहीं है, लेबोरेटरी मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ एसिटिलीन गैस, है ना, Ca, कैल्शियम क्लोराइड को जब आप पानी से रिएक्शन करवाते हो तो ऐसा बन जाता है, या वाटर से रिएक्शन करवाते हो कैल्शियम कार्बाइड का तो बन जाता है। इसी तरह का जो है, ध्यान से देखो इधर, इसी तरह का जो लेंथनम कार्बाइड है LnC2, मतलब यहाँ पर U और YB ना हो, इनको छोड़ के यहाँ हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो यहाँ समझो ये किस फॉर्म में होता है, ऐसे Ln3 प्लस C2 2 माइनस इलेक्ट्रॉन, इसके साथ क्या जुड़ेगा, इसके साथ क्या जुड़ेगा, वॉइस नहीं आ रही क्या, वॉइस नहीं आ रही क्या किसी को, एक बार बता दो, आवाज आ रही है क्या, आ रही है, ठीक है, ओके, ठीक है। देखो अब समझो यहाँ पे, ये मैं सारा आपको ब्रेक करके क्यों दिखा रहा हूँ, आपको याद ना करना पड़े कुछ, देखो इधर Ln3 प्लस है ना, जिसके साथ क्या जोड़ोगे, OH माइनस, तो क्या बन जाएगा, LnOH थ्राइस, C2 देखो, C2 के साथ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या बन जाएगा,
C2H2, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये भी तो कुछ करेगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, जो H प्लस होता है ना, देखो इधर, इधर देखो, ये जो H प्लस होता है ना, इसको रिड्यूस कर देता है। भाई इससे तो रिएक्शन करेगा नहीं, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। इससे रिएक्शन करेगा तो क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन में। तो देखो, जब कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस कराते हो ना, तो सिर्फ एसिटिलीन बनती है। लेकिन जब आप लैंथेनम कार्बाइड की इस तरह की, मतलब ये दोनों अगर नहीं है, बाकी लैंथेनाइड्स हैं, उसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस, दिखने में दोनों सेम लग रहे हैं आपको, देखो इधर, लेकिन जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, एसिटिलीन बनेगा, साथ में हाइड्रोजन, और रिएक्शन रुकती नहीं है यहाँ पे। इस C2H2 से ये हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो क्या कर देगा, देखो C2H2 को रिड्यूस कर देता है किसमें, C2H4 में। ये भी पॉसिबल है कि C2H4 फिर से रिड्यूस हो जाए किसमें, C2H6 में। तो मतलब को क्या मिलेगा, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। मतलब आपको मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन मिलेगा। रिएक्शन रुकेगी थोड़ी, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे रिएक्शन कर लेगा। तो पहले केस में सिर्फ एसिटिलीन आपको मिलती है, लेकिन जब आप लैंथेनम वाले में काम कराते हो तो आपको एसिटिलीन भी मिलेगी, आपको इथाइलीन भी मिलेगी, आपको इथेन भी मिलेगा। तो आपको मिलेगा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। क्यों हुआ, इसकी वजह से, इसी वजह से तो हाइड्रोजन बना। ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो हाइड्रोजन नहीं बनता। हाँ, आपको फाइनली क्या मिलेगा, एल्केन। ऐसा नहीं कि सिर्फ एल्केन ही मिलेगा, हो सकता है कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा ना हो तो आपको ये हो सकता है यही भी ये भी मिल जाए। मिक्सचर बोल सकते हो आप, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, मिक्सचर मिलेगा। क्यों मिलेगा, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से हाइड्रोजन गैस जनरेट हुई। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ क्या मिलेगा, एसिटिलीन। नहीं, यूआईबी नहीं करेगा बेटा ना। यूआईबी में तो क्या होता है, आपको पढ़ाया मैंने, यूआईबी की प्रॉपर्टीज जो होती है किससे मैच करती हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल से। ये उसी तरह करेगा जैसे ये कर रहा है। यूआईबी में नहीं होगा, क्योंकि इस बार फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। क्योंकि अगर यहाँ यूरोपियम लिखता तो मैं यहाँ +2 लिखता, यूरोपियम +2 में रहता में। चलो, ये बात समझ में आई। तो आप ये हाइड्रोलिसिस वाले से भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो ये हाइड्रोजन से भी रिएक्शन करता है। लैंथेनम, ये बस एक क्लास लिख लेते हैं, लैंथेनम्स reacts with H2 to form LnH2 and LnH3 type compounds. अब देखो LnH3 क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखो LnH3 जो है, सिंपल क्या है इसमें, लैंथेनम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और 3 क्या होगा, H-। आपको पता क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट। भाई जिसके पास हाइड्राइड होता है क्या होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जो लैंथेनम हाइड्राइड है क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जो LnH2 है, अगर यहाँ पर Ln इज नॉट इक्वल टू EU एंड YB, अगर यहाँ पर Ln की जगह पे UIB नहीं है, देन ये होगा Ln3 + 2H- फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब किस तरह काम करेगा ये, मेटेलिक कंडक्टर। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ GdH2 क्या है, तो क्या लिखोगे आप, ये Gd3+ है, 2 हाइड्राइड है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री क्यों, क्योंकि +2 सो ही नहीं करता, तो क्या होगा ये, मेटेलिक कंडक्टर। तो मैंने आपको एक पढ़ाया था मेटेलिक कंडक्टर पहले ऑक्सीडेशन स्टेट के टाइम पे, और अभी मैंने कार्बाइड और हाइड्राइड में बताया। तो आप ध्यान रखना, कार्बाइड, हाइड्राइड और हैलाइड्स ये मेटेलिक कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं, बस वहां पे यूरोपियम वाईबी ना हो। क्योंकि यूरोपियम वाईबी होगा तो ये डाई हैलाइड्स या डाई कार्बाइड्स या डाई हाइड्राइड, अगर यूरोपियम वाईबी होगा तो फिर मेटेलिक कंडक्टर की तरह काम नहीं करेंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। बाकी लैंथेनाइड्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होगा आपको, क्योंकि वो +2 को फेवर नहीं करता, तो क्या शो करेगा, मेटेलिक कंडक्टिविटी। वही सब कुछ है बार बार। बताओ, हो गया, ये हो गया, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया, बताओ।
चलो अब ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी, अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीजों पे। देखो लिखना मत, समझो पहले। ये लेंथोनाइड्स है, यहाँ पे क्या है 4f ऑर्बिटल, यहाँ पर 5d ऑर्बिटल, यहाँ पर 6s ऑर्बिटल, यहाँ पे लिगेंड, और एक डी ब्लॉक में ले लेता हूँ, डी ब्लॉक मेटल यहाँ पे, ठीक है, डी ब्लॉक मेटल। कंपेयर करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, n-1d लिखते हैं हम लोग, ns लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, लिगेंड। जरा बताओ मुझे कि अगर मैं d ऑर्बिटल में और यहाँ इंटरेक्शन की बात करूं और f ऑर्बिटल में लिगेंड्स इंटरेक्शन की बात करूं, भाई लेंथोनाइड में f ऑर्बिटल की इंटरेक्शन की बात करोगे, d ब्लॉक में d ऑर्बिटल की इंटरेक्शन की बात करोगे, तो आपको कहां लगता है कि लिगेंड और मेटल में कहां इंटरेक्शन अच्छा होगा? लिगेंड की ऑर्बिटल में, मेटल की ऑर्बिटल में कहां इंटरेक्शन अच्छा होगा? फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? यहीं से सब कुछ शुरू होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसीज की। अगर आपसे कोई पूछे बताओ भैया इस 4f ऑर्बिटल में लिगेंड में बढ़िया इंटरेक्शन है या फिर डी ऑर्बिटल में यहां बढ़िया इंटरेक्शन है, तो यहां क्या है, गुड इंटरेक्शन, जैसे बोल सकता हूं मैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। यहां क्या होगा, पुअर इंटरेक्शन। तो अब मुझे बताओ जरा, लेंथोनाइड्स में एफ ऑर्बिटल और लिगैंड के बीच में पुअर इंटरेक्शन होगा, मतलब ये हुआ कि मेटल की ऑर्बिटल लिगैंड से इंटरेक्ट करती ही नहीं है ठीक से, तो क्या मेटल की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी? मैं आपसे पूछूं बताओ, इन दोनों में से इसकी ऑर्बिटल लिगैंड से इंटरेक्ट नहीं कर रही है, इसकी ऑर्बिटल लिगैंड से इंटरेक्ट कर रही है, तो किसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी? डी ब्लॉक वाले बेहतर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी शो करेंगे या एफ ब्लॉक वाले, कौन शो करेगा? डी ब्लॉक वाले। इसका मतलब लेंथोनाइड्स की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या होगी, वो खराब। तो पहला स्टेटमेंट, लेंथोनाइड ऐसे लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ लेंथोनाइड्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ लेंथोनाइड्स। अब इसी से पूरी सारा जो स्टोरी है ना इसका सब यही शुरू हो जाएगा, लेंथोनाइड्स इज पुअर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एफ ऑर्बिटल अंदर की तरफ है, भाई अगर बाहर की तरफ होती तो इंटरेक्शन कर लेती। ये क्यों है? दिस इज ड्यू टू, एक स्टेटमेंट ध्यान रखना हमेशा, दिस इज ड्यू टू, ये अंदर की तरफ है ना इसीलिए इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा है, दिस इज ड्यू टू डीप बरीड नेचर, डीप बरीड नेचर ऑफ 4f ऑर्बिटल, ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इनकी बेकार है, समझ गए? जैसे एल्कली मेटल होते हैं ना, उनकी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी बेकार होती है, उसी तरह लेंथोनाइड्स भी है, इनकी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी बेकार है, बिकॉज 4f ऑर्बिटल अंदर की तरफ है, इसलिए बाहर की सराउंडिंग से उतना इंटरेक्ट करता ही नहीं है वो। अब लिगैंड आएगा, जुड़े ना जुड़े इसको क्या ही मतलब है, क्योंकि इंटरेक्शन तो है ही नहीं। ठीक है, अब एक आगे एक चीज समझो, देखो इधर ध्यान सुनो मेरी बात। हमने देखा कि जो लेंथोनाइड्स की 4f ऑर्बिटल है, यहाँ 5d ऑर्बिटल है, यहाँ 6s ऑर्बिटल है, यहाँ लिगैंड है, ये इंटरेक्शन करता ही नहीं है। आपने पढ़ा होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, पढ़ा है ना? पढ़ा है ना आपने, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पढ़े हो ना ये लोग, आप लोग पढ़े होगे। उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि मेटल की ऑर्बिटल लिगैंड से जितना इंटरेक्ट करता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दैट इज डेल्टा उतनी ज्यादा होती है। यस या नो? मोर द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल ऑर्बिटल्स एंड लिगैंड्स, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा। इसमें देखो, इसमें इंटरेक्शन अच्छा है क्या? लेंथोनाइड्स में इंटरेक्शन अच्छा है क्या? नहीं। इसका मतलब यहां पे क्या होगा, ड्यू टू पुअर इंटरेक्शन, ड्यू टू पुअर इंटरेक्शन, डेल्टा, डेल्टा क्या होगा, डेल्टा विल बी लेस, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी विल बी लेस। एनर्जी विल बी लेस।
ये बात सही है ना? तो लेंथेनाइड में ये लेस होगा, अगर अगर डेल्टा लेस हो गया तो सीएफएससी भी क्या होगी? सीएफएससी विल बी लेस। तो क्या आपको लगता है कि क्या सीएफएससी की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी? बताओ। ओके भैया, ओके ओके, हाँ रटना नहीं है, यही तो सिखाना है मुझे आपको, रटना नहीं आपको। ध्यान सुनो, अभी बताओ कि इंटरेक्शन तो है नहीं, तो डेल्टा वैल्यू क्या होगी? कम। सीएफ अगर डेल्टा कम है इसका मतलब वही क्रिस्टल फेज स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा को बोलते हैं। अगर ये कम हो गया तो सीएफएससी भी तो कम होगी। अब बताओ, सीएफएससी की वैल्यू कम है, बहुत कम होती है क्योंकि इंटरेक्शन होता नहीं ठीक ठाक, तो क्या ये लैंथोनाइड्स के प्रॉपर्टी को डिसाइड करने में रोल प्ले करेगा? लैंथोनाइड के कॉम्प्लेक्सेस की प्रॉपर्टी मतलब उनका स्टेबिलिटी, उनका बिहेवियर, उनको डिसाइड करने में सीएफएससी का कोई रोल होना चाहिए? नहीं। इसलिए जब आप लैंथोनाइड्स में ज्योमेट्री डिसाइड करते हो ना, तो वहां सीएफएससी का कोई रोल नहीं होता। जैसे आप डी ब्लॉक में ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हो? आप डी8 वाले क्या फेवर करते हैं? स्क्वायर प्लेनर। पढ़ा ना हमने कि डी8 वाले मेनली क्या फेवर करते हैं? स्क्वायर प्लेनर। लेंथोनाइड में ऐसा कुछ नहीं है, डी8 F8 ले आओ, F9 ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सीएफएससी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि सीएफएससी वैल्यू क्या है? बहुत कम। इसका मतलब सीएफएससी का कोई लेना देना नहीं है लेंथोनाइड से। जैसे डी ब्लॉक में सीएफएससी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, भाई जो क्रिस्टल फील्ड थियरी है उसका कॉन्सेप्ट ही किस पे बेस्ड है? सीएफएससी बेस्ड है, और पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है उसी पे चलती है। अच्छा कॉम्प्लेक्स होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, लेस रिएक्शन करेगा, मोर रिएक्शन करेगा, उसमें सीएफएससी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप लेंथोनाइड की केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो सीएफएससी का मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि वैल्यू क्या होती है? बहुत कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इसे। सीएफएससी का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है? तो सीएफएससी हैज नो रोल in deciding their properties, deciding their properties or behavior, जो कि डी ब्लॉक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां कोई मतलब नहीं है उसका। अरे पहले एक पढ़ लो भैया, ये पढ़ लो फिर आगे पढ़ाएंगे, ठीक है? चलो, और दूसरी चीज देखो, यहीं से एक चीज और क्लियर करता हूं जो आपको मैंने पहले पढ़ाया। देखो इधर, ये बताओ, आपने पढ़ा होगा जब डेल्टा हाई होता है, डेल्टा ज्यादा होता है, तो जनरली क्या बनता है? डेल्टा की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है जनरली क्या बनता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये पढ़े हो कि नहीं? जनरली क्या बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये पढ़े हो ना? डेल्टा जब ज्यादा होता है जनरली क्या बनता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। जब डेल्टा की वैल्यू लो होती है तो जनरली क्या बनता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये बात सही है कि नहीं? है ना? अब चलो देखते हैं लेंथोनाइड्स में। लेंथोनाइड्स में बात बताओ आप, 4F है, 5D है, 6S है, लिगेंड है। इंटरेक्शन है क्या? बहुत पुअर है। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे क्या बनेंगे? वो यहाँ क्या होगा? लो डेल्टा। और लो डेल्टा होने की वजह से जनरली क्या होते हैं ये लोग? हाई स्पिन। तो आपसे अगर कोई पूछे कि लेंथोनाइड के कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, तो आप लो स्पिन मत बोलना, लिगैंड कुछ भी हो। क्यों? अरे लिगैंड स्ट्रांग भी होगा तो क्या ही कर लेगा ये, इसको तो इंटरेक्शन ही नहीं करना ना किसी से। भाई फर्क तो तब पड़ेगा जब इंटरेक्शन करेगा। ये स्ट्रांग लिगैंड हो, वीक लिगैंड हो, इंटरेक्शन करना नहीं है, क्योंकि जिस ऑर्बिटल को इंटरेक्शन करना है वो काफी अंदर प्रेजेंट है। तो इसीलिए जो कॉम्प्लेक्सेस लेंथोनाइड्स के होते हैं वो क्या होते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। समझ गए? ठीक है? इंटरेक्शन पुअर है, देयरफॉर लैंथोनाइड कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी बेकार है, राइट? डेल्टा वैल्यू का कोई रोल है नहीं, सीएफएससी का कोई रोल है नहीं। कॉम्प्लेक्सेस अगर आप बनाओगे तो कॉम्प्लेक्सेस जो बनेंगे वो मेनली क्या बनेगा? हाई स्पिन। चाहे आप लिगैंड स्ट्रॉन्ग लगाओ चाहे वीक लगाओ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वीक लगाने से असर तो तब पड़ता है ना जब इंटरेक्शन होता है। यहाँ इंटरेक्शन ही बहुत बेकार है, स्ट्रॉन्ग वीक से ज्यादा मतलब है नहीं यहाँ पे। दो बातें क्लियर हुई है? बताओ। तो लेंथ
तीन चीजें आप पढ़े, लेंथ कॉम्प्लेक्सेस या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ लेंथोनाइड इज पुअर। दूसरा, सीएफएससी वैल्यू बहुत कम, इसलिए सीएफएससी का प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने में रोल लगभग नहीं है। और आपने पढ़ा कि लेंथोनाइड के कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, इसमें कुछ भी रटना नहीं है आपको, ठीक। चलो एक पॉइंट और समझाता हूं, अगला पॉइंट देखो, देखो इधर, ये लेंथोनाइड से ध्यान सुनो, मैं बार बार इसलिए लिखता हूं कि आपको ये विजुअलाइज हो, ठीक है, थोड़ा आप इमेजिन करो तो आपको समझ में आए। ये लिगेंड की ऑर्बिटल है, इसी तरह डी ब्लॉक में लेता हूं ये, ठीक है, यहाँ n-1d करता हूं, इधर ns करता हूं, इधर लिगेंड करता हूं, सिंपल भाई। यहाँ पुअर इंटरेक्शन, यहाँ गुड इंटरेक्शन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑर्बिटल ओवरलैप कहां अच्छा होगा, पहले वाले केस में ऑर्बिटल ओवरलैप का मतलब लिगेंड की ऑर्बिटल और मेटल की ऑर्बिटल में ओवरलैप, यहाँ लिगेंड की ऑर्बिटल और मेटल की ऑर्बिटल में ओवरलैप। तो लेंथोनाइड और डी ब्लॉक में अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, मेटल की ऑर्बिटल और लिगैंड की ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग कहां अच्छी होगी, बी में होगी ना, तो यहां लिख सकता हूं मैं गुड ओवरलैप, इसके कंपैरिजन में यहां मैं क्या लिखूंगा, पुअर ओवरलैप। अच्छा बताओ, अगर ओवरलैप अच्छा होगा तो ओवरलैपिंग से कौन सा कैरेक्टर आता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ना, देयर कैन बी कोवेलेंट कैरेक्टर। भाई जितनी बढ़िया ओवरलैपिंग उतना कोवेलेंट कैरेक्टर। पुअर ओवरलैप अगर होगा तो आपको लगता है यहां कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा? मैं आपसे बोलूं कि जहां ओवरलैप है ही नहीं, तो क्या मेटल और लिगैंड के बीच का जो बॉन्डिंग होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा क्या? यहां तो कोवेलेंट कैरेक्टर आपको दिखेगा, यहां क्या दिखेगा, कोवेलेंट नहीं, क्या दिखेगा यहाँ पे, प्रीडोमिनेंटली। यहां मैं ऐसे लिखता हूं, देखो यहां होगा गुड ओवरलैप, यहां देखो ध्यान से देखो, मैं इससे ले आ रहा हूं लेंथोनाइड से, यहां क्या होगा, प्रीडोमिनेंटली, ऐसे मैं लिख सकता हूं पुअर कोवैलेंसी। और कोवैलेंसी अगर नहीं, इसका मतलब कौन सा कैरेक्टर हुआ, आयनिक, प्रीडोमिनेंटली आयनिक कैरेक्टर। जो ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं होता तो क्या आएगा फिर, प्रीडोमिनेंटली आयनिक कैरेक्टर। समझ में आया? तो जो मेटल लिगैंड बॉन्डिंग होती है ना लेंथोनाइड्स में, वो क्या होती है, प्रीडोमिनेंटली आयनिक इन नेचर होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ पुअर इंटरेक्शन बिटवीन फोर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड लिगैंड्स। ये कई सारे एग्जाम में स्टेटमेंट पूछा गया है, पूछा गया था, मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक इन लेंथोनाइड, इज इट करेक्ट और नॉट? यस इट इज, यस ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? बिकॉज ऑफ पुअर इंटरेक्शन बिटवीन दिस, रटना नहीं है इसे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इससे भी एक चीज और सीखोगे आप, मैं आपको धीरे धीरे कोरिलेट कर रहा हूं कि आप पहले चीजों को कोरिलेट करो, फिर आगे जितनी प्रॉपर्टी समझते जाओगे खुद से। तो यहां से मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं क्या, कि मेटल लिगैंड बॉन्डिंग जो होता है लेंथोनाइड्स में वो प्रीडोमिनेंटली आयनिक नेचर का होता है। लिख सकते हैं कि नहीं? ये स्टेटमेंट आता है एग्जाम में, ऐसे ऐसे लिखा होता है, मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक इन नेचर इन लेंथोनाइड्स। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है, ठीक है। सीएसआर के लिए थोड़ा सा आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट अभी तक ये तो बेसिक चीजें हैं, राइट। अभी तक जितना पढ़ा रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा ठीक से ध्यान से पढ़ोगे तो कर लोगे। ठीक है विकास? अच्छा अब देखो, अभी हमने क्या सीखा, देखो अगर मेटल और लिगैंड के बीच में आयनिक बॉन्ड होगा, आप जानते हो ना ये आयनिक इंटरेक्शन होगा, इन्हीं के बारे में। अगर आयनिक इंटरेक्शन है तो आपको पता, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी रिएक्शन स्लो होती है फास्ट होती है, बताओ। अगर मैं कहूं कि आयनिक कंपाउंड का रिएक्शन स्लो होता है फास्ट होता है,
अगर आपने काइनेटिक्स अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा भाई, जो आयन के फॉर्म में पहले से रिएक्शन क्या होती है, बहुत फास्ट ना। इसका मतलब यहाँ पर जो ये लिगैंड है, ये लिगैंड ये बहुत जल्दी से एक्सचेंज हो सकता है किसी दूसरे लिगैंड से। मतलब अगर मैं यहाँ पे Y लिखूं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये क्या रिएक्शन होगा, ये जो रिएक्शन होगा क्या होगा, वेरी वेरी फास्ट। किस वजह से है, इस नेचर की वजह से है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो लैंथोनाइड के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें लिगैंड का एक्सचेंज बहुत फास्ट होता है बिकॉज ऑफ प्रीडोमिनेंटली आयनिक नेचर ऑफ मेटल लिगैंड बॉन्ड। यस, बोल सकता हूं ना मैं। और हम पढ़ते हैं एक टर्म लेबाइल और इनर्ट का, जहां पर लिगैंड जल्दी से रिप्लेस होता है उसको क्या बोलते हैं, लेबाइल। जितना जल्दी रिप्लेस होता है उसको बोलते हैं मोर लेबाइल, जितना स्लोली रिप्लेस होता है उसको क्या बोलते हैं, लेस लेबाइल या मोर इनर्ट। तो यहां से देखो, लेबाइल इनर्ट के बारे में आपने सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा ये आपने। लेबाइल का मतलब जल्दी से एक्सचेंज होना, इनर्ट का मतलब स्लो एक्सचेंज होना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लैंथोनाइड के कॉम्प्लेक्सेस क्या है, हाईली लेबाइल है या हाईली इनर्ट है, तो क्या लिखोगे आप। लेबाइल का मतलब जहां लिगैंड जल्दी एक्सचेंज हो, इनर्ट का मतलब जहां लिगैंड स्लोली एक्सचेंज हो। तो आपसे अगर कोई पूछे कि लैंथोनाइड के कॉम्प्लेक्सेस लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस है या इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, लेबाइल। इसका मतलब 10 lanthanide complexes are highly labile in nature, highly labile in nature। तो जैसे डी ब्लॉक में पढ़ते हो ना कि इनर्ट होगा कि लेबाइल होगा, यहाँ आपको सोचना नहीं है, यहाँ ये क्या होंगे, लेबाइल ही होंगे। ठीक है, बताओ अभी तक आपने जितना पढ़ा है आपको लग रहा है कि आपको रटना पड़ रहा है कहीं पे, कहीं भी आपको लग रहा है कि नहीं, आप इसे अगर नहीं आपको ध्यान रहेगा तो आप भूल जाओगे। सब कुछ लॉजिकल चल रहा है, सब कुछ। पहले प्रॉपर्टी देखो, ये देखो, फिर उसके बाद उधर लिख दो। अभी तक आपने इस क्लास में जितना पढ़ा है, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, आपको लग रहा है कहीं आपको रटना पड़ रहा है, हाँ रटना नहीं है, ठीक है। अगर लगे तो आप बताना, मैं फिर से समझा दूंगा। अब देखो एक चीज और समझो, इसी से एक रिजल्ट और निकालते हैं हम, वो भी एग्जाम में बहुत कॉमनली पूछा जाता है। देखो समझो इधर देखो, अगर मान लो लैंथोनाइड है, ठीक, और यहां पर ये लिगैंड है, ये लिगैंड है, ये लिगैंड है, ये लिगैंड है, ऐसे है ना। मान लेते ये एक्स है, ये वाई है, ऐसे करके, ठीक है, अलग अलग लिगैंड है। तो आपको पता है जब डिफरेंट लिगैंड होते हैं किसी भी मेटल के अराउंड, तो उनका डिफरेंट ओरिएंटेशन हो सकता है। भाई मेटल के अराउंड अगर हम डिफरेंट लिगैंड लगाएंगे तो देन लिगैंड्स कैन हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन, और जो अलग अलग ओरिएंटेशन हमें मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। और हम बोलते हैं कि ये आइसोमर दूसरा है, ये आइसोमर दूसरा है, ये आइसोमर दूसरा है, आइसोमर दूसरा है। और जो डिफरेंट आइसोमर शो करते हैं इसी को बोलते हैं कि हम लोग क्या शो कर रहे हैं, ये लोग आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। भाई अगर एक मेटल के अराउंड 5 लोग को लगाओगे तो 5 लोग को अरेंज करने का तरीका अलग अलग हो सकता है ना। अगर अलग अलग उनको अरेंज करोगे तो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर दिखेंगे, तो आपको अलग अलग आइसोमर मिलेंगे। इसी को क्या बोलते हैं कि ये लोग क्या शो कर रहे हैं, आइसोमेरिज्म। लैंथोनाइड में भी यही होगा, वाई है, एक्स है, ये लोग। लेकिन आपको पता है ये लोग आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। देखो क्या है, रेयरली शो आइसोमेरिज्म। पता है क्यों, ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते जैसे बाकी डी ब्लॉक वाले करते हैं ना, कि 5 आइसोमर हो गया, 6 आइसोमर हो गया, 7 आइसोमर हो गया, अगर आप लिगैंड को बदल दोगे। ऐसा लैंथोनाइड्स में नहीं है। पता है क्यों, क्योंकि जो ये लिगैंड है ना, ये इतना जल्दी एक्सचेंज होते रहते हैं ड्यू टू हाई लेबिलिटी, कि आप आइसोमर को आइसोलेट ही नहीं कर सकते हो इतनी आसानी से। किस वजह से, लेबाइल नेचर की वजह से। भाई किसी पर्सन को आप पोजीशन तो तभी बताओगे ना जब वो खड़ा रहे, है ना, वो रुका दिख रहा है भाई वहां पे। यहाँ पे क्या है,
ये इतनी जल्दी जल्दी एक्सचेंज होते रहते हैं ना कि आप इनकी एग्जैक्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हो। मतलब आपको एक्सपेक्टेशन ये है कि ये लोग ढेर सारा आइसोमर देंगे, बट ऐसा होता नहीं वास्तव में। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जल्दी जल्दी एक्सचेंज करते रहते हैं। तो आपको क्या पता कि ये यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे कि यहाँ पे है। इतनी जल्दी जल्दी एक्सचेंज होता रहता है ना कि एग्जैक्टली आपको सेम डिफरेंट, ऐसे बोल सकते हो, एग्जैक्टली आपको अलग अलग आइसोमर आइसोलेट नहीं होते। जब तक आइसोलेशन करोगे तब तक वो क्या हो गया, दूसरे से अलग हो गया, रिप्लेस हो गया, उसकी पोजीशन कुछ और हो गई। पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया, यहाँ था यहाँ आ गया, क्योंकि एक्सचेंज होता रहता है जल्दी जल्दी है। समझ रहे हो भाई? आप सिस ट्रांस तो तब बोलोगे ना, जब सिस तब बोलोगे जब 90 एंगल होगा। ट्रांस कब बोलोगे? जब 180 एंगल होगा। लेकिन ये जो है लिगैंड स्टेबल तो रहना चाहिए ना, रुकना तो चाहिए वहां पे। यहाँ ये लोग इतनी जल्दी जल्दी रिप्लेस होते रहते हैं ना कि आपको सिस ट्रांस आइसोमर इतना इजीली आइसोलेट ही नहीं होगा, या अलग अलग ओरिएंटेशन आप आइसोलेट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको इनमें आइसोमेरिज्म रेयरली दिखती है, कॉमनली आपको नहीं दिखेगी। समझ में आ रहा है सबको? क्यों होता है ये? ड्यू टू देयर लेबाइल नेचर, ड्यू टू देयर लेबाइल नेचर। इसके बारे में एक लाइन में और आपको बोलूंगा आगे भी, ठीक है? तो लेबाइल नेचर की वजह से ये लोग रेयरली आइसोमेरिज्म शो करते हैं। हाँ, प्रीडोमिनेंटली एक्सचेंज इतना जल्दी जल्दी होता रहता है कि पोजीशन ही नहीं फिक्स है। इतना जल्दी जल्दी एक्सचेंज होता है कि लिगेंड की पोजीशन फिक्स ही नहीं है। फिक्स नहीं है तो हमें क्या पता कि सिस लगा है कि ट्रांस लगा है। ठीक है, समझ गए? चलो, तो आज की क्लास को हम लोग यही पेंड करते हैं। मेरी 8:15 पे क्लास है, ठीक है? तो कल जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये सॉफ्ट मेटल है। सॉफ्ट मेटल का मतलब, मैंने जो वहां पे सॉफ्ट बताया था, मैंने आपको बताया था फिजिकल अपीयरेंस। अभी जो सॉफ्ट हार्ड के बारे में बोलूंगा, मैं बोलूंगा हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। HSAB वो सब कुछ आपको समझ आएगा, आपको कुछ भी याद नहीं करना है। आप खुद लैंथोनाइट को देख के खुद ही बता दोगे कि सॉफ्ट है कि हार्ड है ये। फिर सॉफ्ट हार्ड अगर पता चल जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से लिगैंड के साथ बाइंडिंग करता है ये। अगर हार्ड होगा तो हार्ड को फेवर करेगा, सॉफ्ट होगा तो सॉफ्ट को फेवर करेगा, राइट? दो लिगेंड सेम हो तो भी, दो लिगेंड सेम मतलब बेटा आइसोमेरिज्म। अगर सारे लिगेंड सेम हो गए तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है फिर? अगर सारे लिगेंड सेम हो गए तो आइसोमेरिज्म कहां से होगा? फिर तो सब आपको एक ही तरह दिखाई देगा। आइसोमेरिज्म तो तभी आपको दिखाई देगी ना जब लिगेंड डिफरेंट होगा। और यहाँ डिफरेंट जो लिगेंड है वो इतनी जल्दी जल्दी बदल रहे हैं अपनी पोजीशन की, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा वाला आइसोमर है ये। ठीक है रूबी? राइट? फिर अगर हमें ये पता चलेगा हार्ड है तो किसको फेवर करेगा, कौन से लिगेंड के साथ अच्छा बॉन्ड बनाएगा, फिर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात कर लेंगे। फिर बात करेंगे क्या ये स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर को फेवर करता है कि नहीं करता, अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता। फिर एक और कॉमन चीज पढ़ते हो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसको ओबे करते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ये लोग नहीं ओबे करते, हम पढ़ेंगे ये क्यों फॉलो नहीं करते, राइट? दूसरा फिर हम देखेंगे कुछ इनके इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है जिनको यूज करते हैं हम लोग किसमें? एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट। तो वो सब चीजें हमें पढ़नी है। तो इंपॉर्टेंट 4-5 पॉइंट मैंने आपको इंपॉर्टेंट पढ़ाए हैं। मेटल लिगैंड बॉन्डिंग, आयनिक नेचर, हाईली लेवाइल, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, डेल्टा वैल्यू कम, सीएफएसजी का कोई रोल नहीं। तो ऐसे स्टेटमेंट में लिख के आता है, तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ लैंथोनाइट्स। तो आपको सारे स्टेटमेंट पता होने चाहिए, ठीक है? चलो फिर कल हम लोग फिर से पढ़ेंगे ये, राइट? तो अभी मेरी 8:15 से क्लास है, तो मैं अभी क्लास को एंड करता हूँ, ठीक है? अच्छे से पढ़ो, कल इस यहाँ से आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे, ठीक है? इसमें टाइम भले लग रहा है लेकिन मेरा पर्पस सिंपल ये है कि आपको रटना ना पड़े, इसलिए ये 9 लेक्चर हो गया। नहीं तो क्लास की टाइमिंग एक्चुअली मेरी 10 बजे ही रहती है, लेकिन 2 दिन से थोड़ा ऐसा हो जा रहा है कि मुझे 7 बजे ही लेना पड़ रहा है, ठीक है? हो सकता है कल 10 बजे हो। वैसे 7 से 10 इस पे क्लास होती रहती है, ठीक है? तो होपफुली कल मेरी 10 बजे क्लास होगी। चलो ठीक है भैया, कल मिलते हैं। टेक केयर, गुड नाइट सभी को।